नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 जो कि पेपर सोल्यूशन होने वाला है एमसीक्यूज़ का। तो हमने इससे पहले 5 चैप्टर्स देख लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ जाकर आप वो पहले वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 का, फिर ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी है, ईजी कॉन्सेप्ट है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाय एक्स where a is greater than 0, b is greater than 0 and x is also greater than 0। तो इसकी लीस्ट वैल्यू पूछी थी। क्या पूछी थी मुझसे? लीस्ट वैल्यू। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने आता है, वहीं से हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? f डैश ऑफ x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f डैश ऑफ x, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वो क्या आ जाएगा? ax का डेरिवेटिव a माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी को 0 से इक्वेट करेंगे जब हम, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा एक मिलेगा, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? b बाय a मिलेगी, b बाय a। तो x की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ b बाय a। तो ये वैल्यू एक बार पॉजिटिव भी हो सकती है, एक बार क्या होगी? नेगेटिव होगी। रूट है ना, क्लियर है? तो इसी वैल्यू को अंडर रूट ऑफ b बाय a को हम लोग f ऑफ x में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे फ्रेंड्स? f ऑफ x में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 2 रूट ab। क्या मिलेगा आंसर? 2 रूट ab। क्लियर है फ्रेंड्स? और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है? वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। डबल डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो डबल डैश आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2b अपॉन एक्स क्यूब। क्या आएगा? 2b अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 ही है ना, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोली ही थी। तो मुझे क्या मिलेगी? इस फंक्शन पे यहाँ पर जब 2b एक्स क्यूब होता है तब क्या वैल्यू मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और मुझसे लीस्ट वैल्यू भी पूछी थी, तो f ऑफ x में वो रूट b बाय a पुट कर देंगे तो आपको 2 रूट ab ये लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 इज। अब ये मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 वाले सब बहुत ईजी होते हैं। आपको f ऑफ x पता है तो हम क्या जानते हैं? x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 ही होगा, q ग्रेटर देन 0 होगा। पुट करिए, 1 पुट करिए तो 4 हो जाएगा, 2 पुट करिए तो 5 हो जाएगा, और मॉड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। देयरफॉर f ऑफ x विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 1। कह सकता हूँ ना कि वो माइनस 1 से भी बड़ा हुआ है। ये पूरी वैल्यू जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा कांस्टेंट, उससे भी बड़ा है। फॉर एवरी x कॉमा x को बिलोंग्स टू r, द मिनिमम वैल्यू f इज अटेन्ड इफ x प्लस 3 इज 0। अगर ये 0 हो जाती है तभी हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं तो मैक्सिमम ही रहेगी। तो इसी को 0 पे कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? -3। तो -3 पे हमारा जो है वो मिनिमम वैल्यू होगा। पर अभी हमें पता चला है कि मिनिमम वैल्यू -3 पे होने वाली है। वैल्यू क्या है वो नहीं पता है, तो वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट करिए x की जगह पे -3 f ऑफ x में। तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0। तो -1 है हमारी लीस्ट वैल्यू। तो इसीलिए आंसर क्या आया हमारा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज। ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत इजी है। क्या करना है? सेम वही, मैक्सिमम या मिनिमम या लीस्ट कुछ भी बोला हो। पहले क्या फाइंड करेंगे? y डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। y डबल डैश फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है मुझे? 1 मिलती है। और y ट्रिपल डैश निकालोगे, जब इसका भी ट्रिपल डैश कर दोगे तो क्या आएगा? -6, जो कि है लेस देन 0। मतलब क्या होगा? मैक्सिमा पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो क्या है? मैक्सिमा है। अब x इक्वल टू 1 ही पुट कर देंगे हम लोग किसमें? f डैश ऑफ x में। तो हमें क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी।
क्लियर है? जब आपको लीस्ट या मिनिमम वैल्यू बोली होगी तब आप कहां पर पुट करोगे? एफ ऑफ एक्स में। और जब हमें मैक्सिमम वैल्यू बोलिए तब हम कहां पुट कर रहे हैं? एफ डैश ऑफ एक्स। जब आप 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करिएगा, जब 2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो एफ ऑफ एक्स में पुट करिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 sin x इन 0,3 π/2 इज। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स 2 sin x का क्या होगा? 2 cos x, और एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा तो एंगल क्या आएगा मेरे पास? π/2 आएगा। कैसे? 2 cos x इक्वल टू 0, मतलब cos x इक्वल टू 0, तो cos 0 कहां पर होता है? π/2 पे। नाउ एफ ऑफ 0 फाइंड कर लीजिए, एफ ऑफ π/2 फाइंड कर लीजिए, और एफ ऑफ 3 π/2, क्योंकि हमें यही 3 पॉइंट्स पता चले ना, 0 पता चला, π/2 पता चला और 3 π/2 पता चला। ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये इंक्लूडेड है इसमें। क्लियर है? तो आप एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ π/2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 3 π/2 पुट करेंगे। जहां भी आपको सबसे कम वैल्यू आ रही होगी, जैसे -2 पे आई है, तो वही हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3 π/2। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन था, द interval in which the function f given by f of x equal to x square into e raised to minus x is strictly increasing। क्या बोला था? strictly increasing चाहिए मुझे। क्लियर है? तो मैं f डैश ऑफ x निकालूंगा। सब में आपको यही करना है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? f डैश ऑफ x। अब f डैश ऑफ x जो है मेरा, वो क्या आ रहा है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 2x u इंटू वी। u इंटू वी के हिसाब से डेरिवेट करिए तो क्या मिल जाएगा मुझे? ई रेस टू माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग करना है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहती है। तो इस वैल्यू को जब ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है या फिर 2 होनी चाहिए। तो यही मेरी क्या होगी? रेंज होगी, जहां पर वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6th वाला। अब 6th क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी था। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट द ओरिजिन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान रखिएगा इसको। क्या बोला था? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट द ओरिजिन इज y इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? y इक्वल टू 0। अब कैसे आएगा बताता हूं। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करनी थी, और इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल इज कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें 2 पॉइंट इक्वेशन ऐसे निकालते हैं हम लोग, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। क्लियर है? m क्या होगा इसका? m जो dy बाई dx होता है, क्या होता है? dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड कीजिए, क्या मिलेगा? 4 बाई y। पर स्लोप का नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है? -1 अपॉन dy बाई dx। dy बाई dx तो स्लोप है टेंजेंट की ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? -1 अपॉन dy बाई dx। तो इसी में ये पुट कर दीजिए तो -y/4 मिलेगा, और एट विच इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 होगी एट 0,0, ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है? अब y माइनस y1 mx माइनस x1 में पुट करिए तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, x माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो आप होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये सारे बहुत इजी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, इजी दिए होते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है? dr बाई dt दिया हुआ है। ठीक है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल, r रेडियस है, इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डिवाइडेड बाई t एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। हमें क्या बोल दिया कि r की वैल्यू जब 2 सेंटीमीटर है तब उसकी एरिया कौन से रेट पे इंक्रीज हो रही है वो बताना है।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए। तो डीए बाई डी टी क्या हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो 2 पाई आर, ये आर स्क्वायर आगे आएगा 2 पाई आर, और आर टी का फंक्शन है क्या, नहीं है ना, तो डी आर बाई डी टी फिर से। अब जैसे ही हमें ये डी आर बाई डी टी दिखा, अब हर चीज की वैल्यू तो पता ही है हमें, आर की भी पता है, डी आर बाई डी टी की पता है। 2 इंटू 3 करिए, पूरा मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, एरिया का इंक्रीज रेट होगा, इंक्रीज रेट होगा। जब डिक्रीज बोला होगा, क्या बोला होगा, डिक्रीज अगर बोला होगा तो क्या करोगे आप, माइनस में आंसर लिखोगे, पर हमें क्या बोला है, इंक्रीज बोला है ना, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द पॉइंट 2,6। अब स्लोप ऑफ द टैंजेंट के लिए फॉर्मूला जो है वो कौन सा है हमारा, जो भी मुझे स्लोप दी है टैंजेंट की, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ द टैंजेंट मिलेगा। और स्लोप ऑफ द टैंजेंट के लिए इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसको ये जो पॉइंट दिया है 2,6 पे देखिए, तो 2,6 पे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मुझे 11। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या है, 11। क्लियर है, यही आंसर होगा, बहुत इजी है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने देखा था वो क्या था, -1/dy बाय dx। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब dA बाय dr, एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। तो हमारा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को डेरिवेट करिए तो क्या आएगा, 2 पाई आर। इस बार डी आर बाई डी टी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं वो क्या है, आर ही है, तो इसलिए इधर डी आर बाई डी टी इस बार नहीं आएगा। हमें आर की वैल्यू दी थी 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में आर पुट किए तो क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट 10th वाला देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या पूछा था यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी थी, वो क्या थी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, अब सर्कमफरेंस क्या होती है ये सर्कल की, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, और हमें डी सी बाई डी टी पूछा था। अगर c हम सर्कमफरेंस मान रहे हैं तो डी सी बाई डी टी पूछा था, तो कैसे करेंगे, इसी को डेरिवेट करिए, c इज इक्वल टू 2 पाई आर को, तो क्या हो जाएगा डी सी बाई डी टी इंटू 2 पाई आर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी आर बाई डी टी। क्लियर है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी हुई थी मुझे 0.5, इसी को हाफ लिखो चलेगा, हाफ लिखा, 2 कैंसिल, पाई बचा खाली, तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द इंक्रीज ऑफ द सर्कमफरेंस। और डिक्रीज बोला होता तो क्या करते हैं, माइनस में वैल्यू लिख देते, क्या लिख देते हैं, माइनस में। क्लियर है, इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वो खत्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज भी बनते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। हमने वो सारे क्वेश्चंस तो देखे ही हुए इंटीग्रल्स के हमारे पेपर सोल्यूशन में 2017, 18 और 19 के। चलिए इसके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू देखिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ई एक्स रेस टू क्यूब डी एक्स। अब आप इसको u इंटू वी करने की सोच रहे होगे, बहुत कुछ करने की सोच रहे होगे, पर ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एकदम इजी वे बताता हूँ। क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स क्यूब को देखिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे x स्क्वायर डी एक्स तो है ही है, तो मैं इसको t पुट करूंगा, किसको, एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब को t पुट किया तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो यहाँ पे हमारा टर्म बच रहा था एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई 3। क्या हो जाएगी, डी टी बाई 3, ये 3 नीचे चला जाएगा, डी टी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स थी, वो कैसी बन गई, ई रेस टू टू डी टी बाई 3, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, ई रेस टू टू डेरिवेटिव ई रेस टू टी, तो t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या हो जाएगा 1/3 ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस सी, और हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ए वाला, तो यही आंसर राइट है। क्लियर है, इजी था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में तो और इजी है, क्योंकि आपको खाली ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये एक फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपका ऐसे जितने भी सम दिए होंगे हो जाएंगे।
अब आप देखिए जब मैं ये x दोनों को देता हूँ, किसको, इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, न्यूमरेटर में पार्ट में बांटता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये log x प्लस 1/x होगा। क्या होगा, ऐसा दिखेगा ना, log x प्लस 1/x। और आपको पता है log x को डेरिवेट करने पे 1/x ही मिलता है। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो जब भी f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x और e रेज टू x और इंटीग्रेशन ऐसा दिया हो, तो आंसर हमेशा क्या होता है, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। क्या होता है, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। तो e रेज टू x देखिए कहां पर दिया हुआ है, e रेज टू x f ऑफ x क्या था, log x प्लस c। तो यही हमारा आंसर है। इजी था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला और ही इजी है, आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होगे डेफिनेट इंटीग्रल का सम था -π/2 से π/2 लिमिट जा रही है मेरी। तो 1/x² साइन ऑफ 1/x dx की वैल्यू बतानी थी। अब जब भी आपको ये लिमिट -a/a मतलब ऐसी दिखेगी -a से a तक, तब क्या करना है, आपको इस फंक्शन को चेक करना है। चेक कैसे करना है, आप इसमें x की जगह पे -x पुट कीजिएगा। मतलब ये एक टर्म अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूं, तो इसको क्या मान लूं, f ऑफ x। तो f ऑफ x ये है, f ऑफ -x चेक कीजिएगा। अगर इसकी वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x आ रही होगी, क्या आ रही होगी, माइनस में चेंज हो जा रही होगी ये पूरी वैल्यू, तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और उसका आंसर कभी भी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने वही कहा है कि f ऑफ x अगर इवन होगा तो सॉल्व करूंगा। इवन होगा कैसे, अगर f ऑफ -x भी मुझे क्या मिलता, f ऑफ x ही मिलता, पॉजिटिव ही मिलता, तब मैं इसको क्या करता, आगे और सॉल्व करता, ठीक है। पर जब मुझे ये ऑड फंक्शन मिल गया, ऑड कैसे मिल गया, -1 पुट कीजिए। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखिए आप, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और ये -x² का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये -f ऑफ x मिल रही है, -f ऑफ x मिल रही है, f ऑफ x है और ये माइनस, तो ये ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही है, -π/4 से π/4, पर यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन ही आने वाला है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। sec² x के डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा था आपको अगर इवन फंक्शन होगा आप इसमें माइनस पुट कीजिए, -x पुट कीजिए, तो sec ऑफ -θ sec थीटा ही होता है। तो इवन है, तो जब भी ऐसी पावर दी होगी -a से a, तो वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a, और ये f ऑफ x वैसे का वैसे ही रहेगा। ये इक्वेशन देखिए, ये प्रॉपर्टीज है आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, 2 इंटू tan x बचा, π/4 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, tan π/4 1 होता है और tan 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या है मेरा, 2। इसी तरीके से चलिए फिफ्थ वाला भी स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके e तक log x अपॉन x dx। अब आप देख रहे होगे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। log x को t पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1/x dx। क्लियर है, यहाँ पे वही किया मैंने, पुट log x इक्वल टू t, तो 1/x इक्वल टू dt/dx। तो 1/x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt। क्लियर है, तो हमारी इक्वेशन कैसी चेंज हो गई, ये वाली, इंटीग्रेशन e1 log x dx क्या बन जाएगा, t dt। क्या बन जाएगा, t dt। और मेरी लिमिट जो है वो भी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, जब x इक्वल टू t था तो ये x इक्वल टू e है, तो x इक्वल टू e पुट कीजिए, log सेम बेस सेम, वैल्यू क्या होगी 1, तो t की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1, और लोअर लिमिट जो 1 थी वो क्या होगी, log 1 क्या होता है 0, तो इसीलिए जब x इक्वल टू 1 होगा तो t क्या होगी 0। तो लिमिट कैसे चेंज हो गई, 0 से 1, इंटीग्रेशन t dt। अब t dt को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, t²/2 और 1 to 0, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अगर आप, तो ये 6th वाला,
इंटीग्रेशन 4 रेस टू एक्स 3 रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल्स, अब ये a रेस टू एक्स वाला टर्म है, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। चलिए इसको ये पूरे वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u। हमने यहाँ पे u कंसिडर किया, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू वी करके सॉल्व करोगे क्या, u इंटू वी, तो u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, क्लियर है। तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है, a रेस टू एक्स का, ये a रेस टू एक्स ही है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a, क्लियर है, यही आंसर होता है। तो वही किया हमने। और फिर देखिए du चाहिए मुझे, क्या चाहिए, du के साथ चाहिए ये पूरा पार्ट, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो dx की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1/3x माइनस 4x log 4 प्लस 3x माइनस 4x log 3, क्लियर है। इसमें से ये 3x माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, और उस तरफ दे दीजिए, किस तरफ, इस तरफ dx के पास ले जाइए, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जब इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो अब मुझे क्या, ये वैल्यू कैसी चेंज हो गई, 3 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू एक्स क्या बन गया, अब ये बन गया। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, 1/log 4 प्लस 1/log 3, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। बाहर लेने के बाद आप देखोगे कि du दिया हुआ है, तो 1 du की वैल्यू क्या होगी, u, और u क्या है मेरा 3 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू एक्स, तो इक्वेशन क्या बनी, 3 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू एक्स अपॉन log 4 प्लस log 3 प्लस c, यही है मेरा आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये आंसर 4 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स अपॉन log 4 प्लस log 3 प्लस c, यही मेरा आंसर, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा 7th वाला। 7th वाला भी बहुत इजी है। क्या करेंगे, आपको जब भी क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर 2x, इसको पूरे को x मानिए अभी, तो tan स्क्वायर x का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखूं, चलेगा। आइडेंटिटी tan स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी से पता है। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x 2x माइनस 1 किया, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan 2x अपॉन 2x का x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो tan 2x बाई 2, और 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस x, क्लियर है। आपको पता है ना sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और ये 2x था इसलिए नीचे 2 भी आया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। अब इसी में क्या करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4 माइनस पाई बाई 8। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 4 मिलेगा, tan पाई बाय 4 1 होता है, तो 1/2 माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाय 8, 0 0 ही होने वाला है दोनों का, तो 1/2 माइनस पाई बाय 8 क्या होगा, 4 माइनस पाई बाय 8, 4 माइनस पाई बाय 8 पहला ऑप्शन है, वही राइट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा इंटीग्रेशन से था, इंटीग्रेशन 1/x log x। अब ये बहुत ईजी है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1/x अपॉन log x, मतलब तो यही हुआ ना इसका, क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद आप देखोगे ये f ऑफ x है और ये ऊपर वाला f डैश ऑफ x है, मतलब ये टर्म है, इसका ऊपर ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है ये वाला फॉर्मूला। सीधा सीधा आंसर क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x क्या था मेरा, log x, तो log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c यहाँ पे दिख रहा है b वाले में, इसीलिए ऑप्शन राइट, क्लियर है। तो आप चाहो तो ऐसे log x को t पुट करके भी कर सकते हो, पर आसान क्या है, यहीं से सॉल्व कर लेना कि ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, सीधा log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, आप ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसका लिख रहे हो तो लिख भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको समझ में आने चाहिए। अब ये वाला जो आप देख रहे हो, मैंने कहा था ना माइनस a से a f ऑफ x dx अगर होगा, तो अगर इवन है मतलब f ऑफ x और f ऑफ माइनस x दोनों इक्वल आ रहा है, तब क्या बन जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx। और जब ऑड फंक्शन होगा, ऑड मतलब क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ f ऑफ x निकलेगा, f ऑफ माइनस x अगर माइनस f ऑफ x निकला तो क्या होगा, ये ऑड फंक्शन होगा और इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्लियर है।
और ये रूट वाली प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे, रूट एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तब क्या करेंगे हम लोग, 2 रूट एफ ऑफ एक्स आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब मैंने पूरा चैप्टर छान मारे हर जगह पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से मुझे कोई सम नहीं मिला है। तो आप चाहो तो आपको टेक्स्ट बुक में जो लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी एमसीक्यूज दिए हैं आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक भी आज तक एमसीक्यू आता नहीं है, क्योंकि इसके बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो 6 मार्क का आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जो कि आप पार्ट सी में सॉल्व करोगे, पार्ट डी वाले में सॉल्व करोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला सम जो है हमारा वो क्या था, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये x जो था ये सबसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेंज हो गई ये वाले फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले में। अब इसी में क्या करेंगे, p क्या मिला मुझे 2 बाई एक्स, q क्या मिला x, और if क्या होता है e इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेशन पी डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स। और ये जो 2 था उधर क्या जा बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो मिलेगा क्या मुझे आंसर, आंसर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग सेम बेस सेम, ये ई रेस टू बेस ई है ना, तो इसका वैल्यू सीधा लॉग का प्रॉपर्टी है क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। इसीलिए आंसर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इज। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो जितने पावर को रेस टू होगा, जो भी पावर को रेस टू होगा वही मेरा क्या होगा, डिग्री होगा। तो डिग्री यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, कौन सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। अगर डबल डैश होता क्या होता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता, तो वो मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता इक्वेशन में। पर यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वाला क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये जितने पावर को रेस टू है वही हमारी डिग्री है। तो 2 इज द डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। तो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इज। अब बहुत आसान है, क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स जो है, अब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं डी एक्स बाई डी वाई करूंगा। क्या करूंगा, डी एक्स बाई डी वाई। क्यों? क्योंकि आपका आंसर वाई वाई दिख रहा है ना हर जगह पे, क्या दिख रहा है, वाई वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई, तो इसको उस तरफ लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। हमको इसको चेंज किस में करना था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स, जहाँ जहाँ वाई था वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्यू। ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको, ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू, ये वाई उस तरफ जाएगा, एक्स बाय वाई प्लस 3 बाय वाई, और ये एक्स बाय वाई इस तरफ ले लूंगा, माइनस एक्स बाय वाई। तो मेरी p की वैल्यू क्या आई, -1 बाय वाई आई, -1 बाय वाई। q की वैल्यू क्या आई, 3y। if क्या होता है, इंटीग्रेशन p dy, और वहां से आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, e रेस टू माइनस लॉग ऑफ y। तो आंसर क्या होगा, e रेस 1 बाय वाई। कैसे, ये e रेस टू माइनस लॉग ऑफ y था ना, क्लियर है। और माइनस लॉग क्या होता है, e रेस टू लॉग ऑफ 1 बाय वाई लिखूं, 1 बाय वाई लिखूंगा तो लॉग सेम बेस सेम, वैल्यू क्या होगी, 1 बाय वाई। क्लियर है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज और आर। अब मैं आपको बताऊंगा आर्बिटरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन में हर समय क्या होते हैं, 0 होते हैं। भले वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, या फिर फर्स्ट ऑर्डर हो। क्लियर है? तो उसमें हमेशा सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 0 होंगे। क्लियर है? जनरल सोल्यूशन बोला होता, अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की जगह जनरल सोल्यूशन बोला होता, तब सेकेंड ऑर्डर में क्या होता, 2 होते, थर्ड ऑर्डर में कितने होते, 3 होते, और फर्स्ट ऑर्डर में कितने होते, 1 होते।
क्लियर है आंसर? ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज। अब ये कैसे बोला है कि ये मेरा मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर है? तो वो यहाँ पर ओरिजिन पे सर्कल बन रहा है ऐसे, ठीक है? तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा? वाई पे लाई करेगा, क्लियर है? सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? वाई पे। तो ये पॉइंट में ए मान लूँ तो सेंटर क्या हो गया? 0, a हो गया। क्या हो गया? 0, a। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। देन द रेडियस a यूनिट्स, रेडियस क्या हो जाएगा फिर मेरा? a यूनिट्स हो जाएगा, क्लियर है? तो x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यही तो हमारी इक्वेशन है। अब x1 देखिए, सेंटर का पॉइंट देखिए क्या है? 0 और यहाँ पे क्या है? a। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ay इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस a स्क्वायर था, प्लस a स्क्वायर मिलेगा, वो उस तरफ जाके माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा? 0। अब इसी को आगे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, dy बाई dx में ला दोगे, तब आप देखोगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी, क्लियर है? ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी। तो मुझे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dx बाई dy है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? 1, क्लियर है? चलिए इसी के साथ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सम्स थे वो पूरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। इफ आई कैप, जे कैप, के कैप आर द 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, देन अब हमें बोला था कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? 3 यूनिट वेक्टर्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो हमें क्या पता है कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। बाकी कुछ भी हो, आई डॉट जे हो तो वो क्या होता है? 0 हो, जे डॉट के हो तो भी क्या होता है? 0 हो, क्लियर है? खाली इन्हीं की वैल्यू 1 होती है, बाकी सब 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए आई डॉट जे 1 लिखा है, मतलब ये रॉन्ग है, ये 0 होना चाहिए था। आई डॉट के इक्वल टू 0 लिखा है, ये एक राइट है, पर चलिए ये भी ऑप्शन देखते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है, साइक्लिक रूल अप्लाई होता है, ठीक है? क्लॉकवाइज जाऊंगा, आई, जे और के साइक्लिक में, जैसे क्लॉक घूमती है क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा? आई क्रॉस जे क्या देगा मुझे? के देगा। तो पहला वाला आंसर रॉन्ग है। फिर आई क्रॉस के उल्टा जाने पे क्या हो जाता है? माइनस जे हो जाता है, पर यहाँ पे 0 दिया है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? फर्स्ट वाला, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टाइसेस ओ ए बी, वेर ओ ए दिया है, ओ बी दिया है। बहुत इजी होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार। तो हमें ओ ए बार क्रॉस ओ बी बार फाइंड करना पड़ेगा पहले। ओ ए बार ओ बी क्रॉस ओ बी बार कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं 1, 2, 3, और इसका क्या है? -3, -2, 1, क्लियर है? ये पुट करके आप जब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 4 के कैप, क्लियर है? यही मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जो कि 100 है, तो मिलेगा क्या? √180, जो कि होता क्या है? आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? 3√5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या मिलेगा? 3√5 स्क्वायर यूनिट्स। हमें मिलेगा तो 6√5, पर हाफ भी तो है ना ये, तो 2 से जब 6 को काट दोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 3√5 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है? चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया होता? हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दिया था, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बार दिया था। हमें वैल्यू पूछी थी ए बार डॉट बी बार की, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब आपको बताता हूँ। हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे आई आप पूछिएगा मत, याद कर लीजिए इस समय के लिए। आप इसको देखिए। अब इसमें क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी द होल स्क्वायर को एक तरफ लेके ये उस तरफ कहाँ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज तो आपको पता ही है, ए बी और ए क्रॉस बी की, सबको स्क्वायर कर दीजिए। लास्ट में सॉल्व करके क्या मिलेगा? 108।
108 जब रूट में आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर वहां जाके क्या बनेगा रूट बनते ही आंसर क्या आएगा 6√3, और यही मेरा ऑप्शन राइट है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ वाला बहुत ही इजी है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 4 एंड -3 से 2 के बीच में लैम्बडा लाई करता है, तो लैम्बडा ए बार की जो भी डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड होगी वो कहाँ तक लाई करेगी। तो सीधी सी बात है, लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो ए बार में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये, इसकी फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है -3 इंटू 4 कीजिए क्या होगा -12, और 2 इंटू 4 कीजिए क्या होगा 8। तो इसी लिमिट के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा ये 5th क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose diagonals are 2i कैप एंड -3k कैप। अब ये 2i कैप को आप a बार मान लीजिए, -3k कैप को b बार मान लीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार। ठीक है, a बार क्रॉस b बार फाइंड करना आता है हमें कैसे, i कैप j कैप k कैप 2 0 0 0 0 -3, ये इन्हीं के जो कोएफिशिएंट्स थे वैसे लिख लिए। इसमें खाली i कैप था तो 2 लिखा, इसमें खाली k कैप था तो क्या लिखा -3। अब जब आप इसको एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 करके सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 6j। तो इसका आंसर क्या होगा, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 36, जो कि होगा 6 यूनिट्स। तो इसीलिए आंसर क्या है हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 6th वाला सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर्स 2i कैप माइनस लैम्बडा j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इनका क्या मतलब हुआ, दो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। अगर वो 0 आएगा तभी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। तो इनका जो भी DRS होता है, मतलब 2 -1 माइनस लैम्बडा 1 इंटू 1 2 -1, ये जब डॉट करोगे तो क्या वैल्यू होनी चाहिए 0, तो वो ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर है। तो डॉट करिए, आपको लैम्बडा की वैल्यू कुछ मिलेगी 1/2। क्लियर है, इजी था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस j कैप एंड j कैप माइनस k कैप इज। अब इसको पूरे को क्या मानेंगे, a बार, इसको मानेंगे b बार। तो a बार डॉट b बार, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमारा एंगल का फॉर्मूला है, इसी में आप पुट करोगे। जब a डॉट b करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी -1, और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा √2, तो क्या हो जाएगा -1/2, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो -1/2 क्या होगा 120 डिग्री, 60 डिग्री पे होती है पर माइनस होनी चाहिए ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब क्या होगी 120 डिग्री। 120 डिग्री वैल्यू है 2π/3, हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार इज 0 देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज। अब ये a बार कुछ दिया है, b बार कुछ दिया है, बोला है कि इसका प्रोजेक्शन उस पर क्या है 0 है, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। तो हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार क्या होता है, a बार डॉट b बार अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन बोली है, ऑन b बार बोली थी तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ b बार आया। अगर ऑन a बार बोला होता तो क्या होता, a बार आता मैग्नीट्यूड। क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या बोली थी 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है, मतलब a डॉट b 0 है, क्योंकि ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए इनका डॉट कर लीजिए, इसका a बार का और b बार का, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी -2/3। क्लियर है, -2/3। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर 9th क्वेश्चन क्या बोला था, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर OA बार OB बार रिस्पेक्टिवली। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन द रेशियो 2:1 इज। अब AB एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड कैसे करता है 2:1 में। तो हमें पता है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें निकालना आता ही है OP बार। कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये 2 इंटू b बार 1 इंटू a बार प्लस होगा, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरनली। तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 जो भी रेशियो है 2 इंटू b बार प्लस 1 इंटू a बार अपॉन जो रेशियो था 2 + 1। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बाय 3। तो यही है मेरी OP बार की वैल्यू। क्लियर है, इजी था। चलिए 10th वाला देखते हैं। 10th वाले में आप देख पा रहे होंगे a बार डॉट b बार इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है, हमें एंगल पूछा है a बार एंड b बार के बीच में।
तो आपको ये फॉर्मूला बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट का है ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो देखिए कॉस थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ कंसिडर कर लीजिए। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ जो कि है π/3, वो क्या होता है 60 डिग्री। तो आंसर क्या है मेरा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला वाला, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बार ऑन द वेक्टर बी बार। मैंने अभी आपको बताया प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, तो पूरा आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ पी, 13th वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच पी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर तो दी है, अपॉन मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए था। तो इसको कंपेयर करेंगे तो अपॉन मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होगा √3। तो पी की वैल्यू क्या होगी 1/√3, क्या होगी 1/√3। क्लियर है। चलिए 14th वाला सम देखते हैं। 14th वाले में देख पा रहे होंगे ए बार की वैल्यू दी है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या दिया हुआ है √7। देन बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इक्वल, थोड़ा ट्रिकी सम है, ध्यान दीजिएगा। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। यहाँ वेक्टर में यही होता है, 2ab के बाद कॉस थीटा भी आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, हमें पता है a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एंगल वाले फॉर्मूले में a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। पर हमें a डॉट बी की वैल्यू क्या दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर यहाँ पे पुट करिए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहाँ पर भी सेम है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -2 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, क्या बचेगा -2 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। और यहाँ पे जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ a तो आप निकाल ही सकते हो, आपको दी हुई है वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या बन जाएगा √14, और उसी का स्क्वायर क्या मिलेगा 14। ऐसे यहाँ पे 7 था तो 7 का स्क्वायर √7 था, तो क्या होगा 7। इन दोनों को माइनस करिए, -7 मिलेगा, माइनस बी क्या, माइनस माइनस कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या मिलेगा √7। आंसर यही है मेरा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्या बोला था, ABCD इज अ rhombus whose diagonals intersect at E, then EA बार प्लस EB बार EC बार प्लस ED बार इक्वल्स। बहुत इजी सम है, देखिए डायग्राम से। अगर ABCD ये एक rhombus मान लीजिए और E बार जो उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मान लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे EA बार EB बार EC बार और ED बार ये हो गए सब उल्टे उल्टे डायरेक्शन में, E से D E से A, तो वही डायरेक्शन होगी। क्लियर है। सब एक दूसरे को अपोजिट है, तो बहुत इजी आंसर होता है। सिंस इन अ rhombus डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, EA बार इक्वल्स टू EC बार, EA बार की वैल्यू EC बार को इक्वल होगी, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ऐसे ही EB बार ED बार को मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बट सिंस दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो EA बार क्या हो जाएगा माइनस ऑफ EC बार, और EB बार क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ED बार। तो अब यह माइनस उस तरफ ले जाइए, तो EA बार प्लस EC बार का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0, EB बार प्लस ED बार का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। अब ये दोनों 0 हैं, तो इसमें पुट करेंगे जब आप ये EA बार प्लस EB बार प्लस EC प्लस ED में, तो क्या मिलेगा 0। क्लियर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये हमारा एंगल का फॉर्मूला हो गया, ये मेरा डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये रूल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि हमारा 3D है। क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें भी हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, -7 एंड 1, -1, इज। अब आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होता है, R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार माइनस A बार।
अब यहाँ पे ए बार बी बार क्या होगा, ये ए बार इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, बी बार इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन कैसी बन गई, आर बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, ये वाला पॉइंट प्लस लैम्बडा, और ये b माइनस ए करिए तो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 और 6 माइनस 7 क्या होगा 13। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, b बार माइनस ए बार हो जाएगा। क्लियर है? यही मेरी इक्वेशन होगी। तो आप ये फॉर्म याद कर लीजिएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। अब द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप याद कर लीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, द लाइन्स ये वाली एंड ये वाली आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बोल दिए तो ये नीचे के जो पार्ट होते हैं ये DRS रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, डायरेक्शन रेशियोज। और हमें पता है परपेंडिकुलर में 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट, अगर इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। तो वही करते हैं, तो डॉट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 1i कैप 1j कैप k कैप ki कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है? इनका जब आप डॉट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 k प्लस 2 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यही मेरा आंसर। चलिए फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज, अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पान अपॉन नान, मतलब p। इसकी इक्वेशन जो प्लेन की दी है वो कैसी है, आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, क्या, इक्वल्स टू पी। तो ये p माइनस ए बार डॉट एन कैप, ए बार क्या होगा, ये वाले की पोजीशन वेक्टर, ए बार डॉट एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। इसी में पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस क्या मिलेगा, 15/7 यूनिट्स। क्या मिलेगा, 15/7 यूनिट्स। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज। अब आपको पता है एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू 0। ऐसे ही मैं वाई जेड की वैल्यू बात करूँ तो x इक्वल टू 0 होगी, और एक्स जेड की बात करूँ तो y इक्वल टू 0 होगी। तो एक्स वाई की बात हो रही थी इस समय, तो वो क्या होगी, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 कहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं आर बार को कैसे लिखता हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आप देख पा रहे होंगे डॉट करने पे x y की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, और z इंटू के, तो 2k कैप जब डॉट होते हैं तो क्या होता है 1। तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 इसमें से, तो यही वाला मेरा आंसर। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला यहाँ पर। अब सिक्स्थ वाला क्या बोला था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, -3, 4 ऑन द y एक्सिस इज। कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। कहाँ पर है, y एक्सिस पर। तो आपको पता है अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ पर, y एक्सिस पे, तो उसके बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो किस में आपको सारे कोऑर्डिनेट्स 0 दिख रहे हैं, y को छोड़कर, C वाले में। तो यही मेरा आंसर। ऐसे z एक्सिस बोला होता तो z वाला कोऑर्डिनेट रहता, बाकी सब दोनों 0 होता। ऐसे ही अगर x बोला होता तो ये दोनों 0 होते और x का कोऑर्डिनेट होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे होंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इज। अब दो प्लेन अगर पैरेलल हैं, कैसे पता चलता है कि अगर ये जो a है, a/a1/a2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये तीनों का रेशियो सेम आए, मतलब क्या है, प्लेन्स पैरेलल है। तो देखिए 2/4 क्या आया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? और ये वाले के देखिए -2/-4, तो क्या आया, 1/2। तो मतलब तो ये प्लेन पैरेलल है। अब पैरेलल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d1 - d2 अपॉन √a² + b² + c²। ये आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। क्लियर है?
तो हम ये वाला कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं। तो D1 क्या दिया हुआ है, -6, क्लियर है। D1 की वैल्यू क्या है, -6, और D2 की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पे पुट कीजिए -6, मैग्नीट्यूड था इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 6, और अंडर रूट ऑफ जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 2, 1, 2 का, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 + 4 क्या होगा 3, जो कि है 2 यूनिट्स। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा 2 यूनिट्स। अब 8th वाला देखते हैं ऐसे ही। इफ P is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane, then the Cartesian equation of the plane is। अब कहाँ से ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है प्लेन तक, तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोली थी। सबसे पहले पता लगाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए बताता हूँ आपको। OP बार फाइंड करना है सबसे पहले। क्या फाइंड करना है, OP बार। क्यों, क्योंकि वो n कैप होगा। अब ये एक मेरी प्लेन है, तो प्लेन अगर ऐसा जो जाता है उसको परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। और इसी को अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर का। तो OP बार n कैप क्या हो जाएगा, I कैप प्लस OJ कैप माइनस 3 कैप P पॉइंट का जो भी है। तो n कैप की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, मतलब I - 3K अपॉन √10। मैग्नीट्यूड ऑफ P तो पता ही है हमें, क्लियर है। अब ये वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, R बार डॉट n कैप इक्वल टू P। n कैप मिला हुआ है मुझे, P भी पता है, क्या मिला है वो √10 मिला है। मैग्नीट्यूड ऑफ P वो क्या मिला है मुझे, 10 मिला हुआ है। तो इसी में पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो R को अगर XYZ लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, XYZ, तो देखेंगे आप कि ये जब डॉट होगा तो x - 3z = 10 हमें इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है। हम नेक्स्ट देखिए 9th वाला, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दिया है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन z = 0। अब प्लेन z = 0 था, तो मैंने आपको कहा था उसमें क्या होगा, x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे और z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए I J तो है, k का कोऑर्डिनेट जो z होता है वो क्या है, 0 है। तो ऐसी इक्वेशन कहाँ पे दिख रही है, पहले ही दिख रही है, इसीलिए यही ऑप्शन राइट। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और ये जो पॉइंट है देखिए -154 -154 यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ वाला तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है। चलिए 10th वाला देखते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अभी मैंने आपसे कहा था कि y एक्सिस पर है, मतलब इसके बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो पॉइंट ऑन द y एक्सिस क्या होगा, 0, -7, 0। a की वैल्यू दी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 - x1। क्या करते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्लियर है। इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0, ये तो -7 माइनस प्लस 7 0 ही होगा। और ये 4 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √25, जो कि है 5 यूनिट्स। तो आंसर क्या है, 5 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे ये था कि द टू प्लेन्स, दो प्लेन की इक्वेशन दी थी, आर परपेंडिकुलर इफ k = अब इसमें से हमें k की वैल्यू बतानी थी। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा, 0 होगा। तो इन सब का डॉट करिए, वो वैल्यू k की क्या मिल जाएगी, 4। बहुत इजी आंसर है। परपेंडिकुलर के लिए ये है, और पैरेलल का हम अभी पहले ही देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, द लाइन x - 2/3 y - 3/4 z - 4/5 इज पैरेलल टू द प्लेन। कौन से प्लेन को पैरेलल होगा, इसके ये जो DRS है ना 3, 4, 5, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सीधा चेक करना है, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही क्या होगी, उसकी प्लेन की इक्वेशन होगी जो उसको पैरेलल होगी। तो 3 पुट करिए, यहाँ पे पुट करिएगा, यहाँ पे पुट करिएगा, ये वाली में देखेंगे तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x y z की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 4 5। तो ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो यही हमारा आंसर है। 14th वाला, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन XY प्लेन। अब कभी भी XY प्लेन में किसी पॉइंट की इमेज बोली होगी, तब क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, z क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, B। क्लियर है। ऐसे अगर x z प्लेन बोली होती तो x और z कोऑर्डिनेट सेम होता, और ये क्या हो जाता, 2 -1 की जगह पे 1 हो जाता। क्लियर है। चलिए 15th वाला जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं।
द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बोला था, तो डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 फ्रॉम ax1 प्लस by1 प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 क्या होता है, ax1 प्लस bc1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। इसी में आप जैसे ही ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा d 1 यूनिट्स। क्लियर है। x1 y1 z1 0 0 0 और ये क्या है -2 a1 है, अरे a है, 6b है, -3 c है और d क्या है +7। इस तरफ ले आइएगा +7। क्लियर है। इस फॉर्म में लाके इसको कंपेयर करिए और सारी वैल्यूज पुट करके आपको 1 यूनिट्स मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 13 चैप्टर भी खत्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एलपीपी। तो फ्रेंड्स खाली 2 ही चैप्टर बच गए हैं, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं। एलपीपी में हमारे पास कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एक ही दिन बाकी है, ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी, जो कि हमें देखनी है। आप इससे पूरा गो थ्रू कर सकते हो अपना जितना भी टॉपिक्स आपका बच गया था। चलिए एलपीपी स्टार्ट करते हैं, 12 चैप्टर। फर्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर, कॉर्नर पॉइंट जे दिए थे, द मैक्सिमम प्रॉफिट P 3x + y अकर्स एट अ पॉइंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट दिए हुए ये इसमें पुट करिए। जहां पर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी वहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब सब पुट करोगे तो 5,4 पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये x और y की जगह पे पहले 0,0 पुट करिए तो क्या आएगा आंसर 0। 0,8 पुट करेंगे तो 2 8 जा 16। 2,7 पुट करोगे तो क्या आएगा 6 + 14 मतलब 20 आएगी। 5,4 पुट करिए, क्या आ जाएगा 15 + 8 जो कि होगा 23। क्लियर है। 6,0 पुट कीजिए, 6 3 जा 18। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर आई 23, कहाँ पर 5,4 पर, इसीलिए 5,4 आंसर है। सेकेंड वाला देखिए, द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन बिलो, z = 3x - 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम ऑफ z अकर z। अब इसमें देखिए ये कॉर्नर पॉइंट देखिए, तो इसमें मिनिमम कॉर्नर पॉइंट कौन सा है 0,0, तो आंसर क्या होगा 0,0। क्लियर है। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, मिनिमम बोला था। मैक्सिमम बोला होता तो इन सब पॉइंट्स पे पुट करिए, जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी वही का होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर 0,0, 0,5, 4,0, 2,4 if maximum value of z equal to ax plus by where a, b is greater than 0 occurs at both 2,4 and 4,0। अब बोला क्या है, ये मैक्सिमम की इक्वेशन है और मैक्सिमम कब हो रहा है 2,4 पे भी हो रहा है, 4,0 पे भी हो रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब क्या हुआ, इसमें 2,4 पुट कीजिए तो 2a + 4b, 2a + 4b क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4,0 वाले पॉइंट को भी, 4a को भी। तो इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो 4b की वैल्यू क्या मिलेगी 2a और 2b की वैल्यू क्या मिलेगी a। तो इससे ये आंसर राइट है, 2a = b। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एलपीपी में से है। इफ एन एलपीपी इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = ax + by has the same maximum value on 2 corner points of the visible region, then the number of point at which z max occur is infinite। क्लियर है। ये याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या है इनफाइनाइट। समझाने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत इजी है कि अगर 2 पॉइंट पे वो मैक्सिमम आ रहा है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन पे भी क्या होगा, वो मैक्सिमम ही होगा। तो इसीलिए आंसर क्या है इनफाइनाइट। क्लियर है। इसी के साथ हमारा एलपीपी खत्म होता है। चलिए लास्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ हमारे यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। अ कार्ड इज पिक्ड एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी कार्ड ऑफ स्पेड। अब हमें पता है 4 कलर होते हैं, स्पेड, हार्ट, ऐसे करके 4 होते हैं। तो क्वीन बोला था, क्या बोला था, 52 कार्ड्स में से क्वीन पिक किया। तो क्वीन कितनी होती है, 4 होती है।
कितनी होती है 4 होती है, और उसमें भी स्पेड की होगी तो कितनी होगी, एक ही होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्या होगी 1/4। क्लियर है, इजी था। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑफ obtained is greater than 3, ठीक है। let b be the event that the number obtained is less than 5, then p of a union b, क्या मैं पूछा था, p of a union b। अब सैंपल स्पेस देखिए क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, कैसे, एक ही बार डाई को थ्रो किया गया है ना, तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ए मेरा इवेंट क्या था, ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 क्या है 4 5 6, तो P ऑफ ए क्या हो गया 3/6, 3/6 क्या मिलेगा 1/2। क्लियर है। अब B देखिए, B इवेंट क्या था, B द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 4, तो क्या होगा 1 2 3 4, लेस देन 5 बोला था सॉरी, तो 1 2 3 4 होंगे। और यहाँ पे देखिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो गया 4/6, जो कि है 2/3। क्लियर है। अब इनमें कॉमन पॉइंट क्या है 4 4, तो इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो गया 1/6, क्या हो गया 1/6, जो कि है 4 खाली। तो A यूनियन B का फॉर्मूला पता है, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1, आंसर क्या मिलेगा 1। कैसे देखिए 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। क्लियर है, सॉल्व करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा 1। फोर्थ वाला देखते हैं। 3 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्क्वायर ऑफ 5 इज। अब 3 डाइज हैं तो आप सैंपल स्पेस बनाते मत बैठिएगा, तो 3 डाइज के लिए कितने कंडीशन बनेंगे 6⁻³ अगर 2 बोला होता तो 2 डाइज तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब क्या होगा 216, तो हमारी इतनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, इतने सेट्स बनेंगे। तो इसमें 5 कहाँ कहाँ बनेगा देखिएगा 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 1, 2, 1, 2, 2, ये इतनी बार हमारा स्कोर क्या आएगा 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी 1 2 3 4 5 6, 6/216 जो कि होगा 1/36। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6th वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अ नंबर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम 1 to 60, the probability that the chosen number is a multiple of 2 or 5 is। अब 2 और 5 का मल्टीपल है, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो 1 से 60 के बीच में 2 और 5 के सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए, तो कौन कौन सा होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 और 5 के जो बच गए 10 तो है तो 2 बार नहीं लिखना है, 5 15 25 35 45 55। क्लियर है, बाकी सब तो इंक्लूड हो ही चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं, इनको काउंट करिए, जो भी आएगा अपॉन 60 करिएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 2/5 मिलेगा। क्या मिलेगा 2/5। चलिए 7th वाला सॉल्व करते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, देन पी ऑफ बी डैश मतलब नॉट बी अपॉन ए इज इक्वल टू, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी बाय ए करूं। बी डैश का कभी भी हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है 1 माइनस बी, तो वैसे पी ऑफ बी नॉट अपॉन ए का क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी बाय ए, तो ये पी ऑफ बी बाय ए निकालना आता है बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए क्या होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कैंसिल, 1 माइनस पी ऑफ बी करिए तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4 3/4, तो आंसर क्या है मेरा 3/4। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा इस सोल्यूशन का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक 4 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। If 3 balls are drawn simultaneously at random, then the probability that the balls are of different color is। इसका आंसर 2/7 है, पर कैसे आया आपको बताता हूँ। बॉल ब्लैक कितनी है हमारे पास 3, रेड कितनी है 4, ग्रीन कितनी है 2, तो टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास 9। क्लियर है, टोटल बॉल्स 9 है और मुझे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ द इवेंट का निकालना है, एक ब्लू एक रेड एक ग्रीन, तो कैसा हो जाएगा 3C1
बी ब्लैक के लिए क्या होगा, 3 ब्लैक थी उसमें से कितनी आनी चाहिए, 1, तो 3C1। रेड के लिए क्या हो जाएगा, 4C1, क्यों, 4 रेड थी उसमें से 1 मिलनी चाहिए। ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, 2C1, क्यों, क्योंकि 2 ग्रीन थी उसमें से 1 मिलनी चाहिए, अपॉन टोटल कितनी है 9C3, 9C3। क्लियर है, 3 बॉल निकालनी है। इसी को सॉल्व करेंगे आप। 3 × 1 का क्या होगा 3 और 4C1 का क्या होगा 4, 2C1 का क्या होगा 2। क्लियर है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये जब 9 फैक्टोरियल ये वाला ऊपर जाएगा 3 × 6 फैक्टोरियल, 3 × 6 फैक्टोरियल ऊपर जाके 9 फैक्टोरियल वो कम कीजिए 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल आएगा 6 कैंसिल, और 3 को 3 × 2 लिख लीजिए। बाद में सब कुछ कैंसिल करने पे आपके पास क्या बचेगा 2/7। क्लियर है, इसी के साथ हमारा पूरा पेपर सोल्यूशन खत्म होता है। हमने इतने सारे चैप्टर्स देखे, सारे के सारे का हमने सोल्यूशन देखा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पसंद आई है लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम्स 2020। होप यू ऑल क्लियर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।